हेलो बच्चों, हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हेलो जी, हेलो हेलो बेटा, गुड इवनिंग आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सभी अपने घरों पर एकदम स्वस्थ है, मस्त है। हेलो हेलो जी, हेलो हेलो इशिका, हेलो अंकित, भरत मिश्रा, सानिया, हेलो सलीम, हेलो श्वेता जी, सदाकत, हेलो बेटा, हेलो गुलफाम, हेलो नेहा, जय किशन, शान, पायल, निकिता, आकांक्षा जी, गुड इवनिंग बेटा। हेलो हेलो भरत, संजना जी, हेलो अब्दुल, हर्षिता, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? कैसे हैं आप सब? आ जाइए जी, आ जाइए। हेलो सूरज, हेलो श्रेया, कशिश, बनीता जी, पूनम। ओके, हाँ जी बेटा, ऑर्गेनिक बाद में करेंगे, पहले ये दोनों चैप्टर कवर कर ले। कल बताया था ना मैंने आपको कि एक बार ये दोनों अपन चैप्टर कवर कर लेते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री के, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, देन केमिकल काइनेटिक्स, देन फिर उसके बाद इनऑर्गेनिक के साथ ऑर्गेनिक चलाएंगे पैरेलल में। 2 बजे आज कोई क्लास नहीं थी बेटा। ओके, हाँ जी, गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम बेटा। मैंने YouTube पर ऑर्गेनिक इसीलिए पढ़ाना स्टार्ट किया है कि थोड़ा थोड़ा तुम्हें वहां से आइडिया लग जाए। ओके, बाई चांस कोई बच्चा आता हो क्लास देखने YouTube वाली तुम में से, तो वहां जाकर के थोड़ा सा तो सीख जाओ, ठीक है। इसलिए मैंने YouTube पर आपको पढ़ाना स्टार्ट किया ऑर्गेनिक, लेकिन अपन पेड बैच में बाद में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। वहां से थोड़ा थोड़ा चीजें आप समझते जाओगे तो यहाँ पे काम आ जाएगी। गुड इवनिंग, मैं एकदम बढ़िया हूँ, एकदम स्वस्थ हूँ, एकदम मस्त हूँ, और आप भी आई होप एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। देखना जरूरी है क्या? वो आपके ऊपर डिपेंड करता है बेटा कि आपको लगता है कि यार मेरे को जरूरी है तो देख लेना चाहिए, अदरवाइज मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि आप ऑलरेडी पेड बैच में हो तो आपके पास टाइमिंग की वैसे समस्या रहती है। तो अगर आपके पास टाइम है तो देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, हाँ जी, हेलो मंजीत, आ जाइए आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सारे बच्चे आई होप एकदम बढ़िया है, एकदम स्वस्थ है। ओके, तो तैयार है आगे बढ़े? तैयार है आगे बढ़े बेटा? कल के टॉपिक से समझकर आगे की चीजों को क्लियर करते हैं, बढ़िया से सारी बातों को समझते हैं। ओके, हाँ जी, तो चलिए बात करते हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 6, और आज इस लेक्चर नंबर 6 में आज हम और क्या क्या चीजें हैं जो करने वाले हैं, क्या क्या चीजें। कल संडे बेटा, कल क्लास नहीं होगी आपकी, कल आपका टेस्ट रहेगा ना। ओके, अब जरा देखो ध्यान से संदीप बेटा, यहां पर क्या क्या चीजें जो हम पढ़ चुके हैं और क्या क्या चीजें हैं जो यहां पर हम सीखने वाले हैं। हाँ, कल का मैं एक बार रिवीजन करवा दूंगा, ठीक है। हमने इलेक्ट्रोड विभव, संदर्भ इलेक्ट्रोड, सेल का प्रदर्शन, गैल्वेनिक सेल, ये वाली चीजें हम देख रहे थे। अच्छा, कल तो सैटरडे है ना यार, कल सैटरडे को तो कल क्लास होगी बेटा, सैटरडे को तो क्लास होगी ना बेटा, संडे को नहीं होती बस अब। ओके, हाँ जी। अब जैसे कि देखो ध्यान से, कुछ क्वेश्चन बेटा, थोड़ा सा यहां पर ये कुछ क्वेश्चन है, आप एक बार ट्राई करोगे, एक बार ही ट्राई करो, फिर अपन ना रिवीजन भी करेंगे। हाँ जी, गैल्वेनिक सेल, कॉपर से कॉपर +2 आयन में और फिर Ag प्लस से Ag में बाह्य परिपथ में इलेक्ट्रॉन गति करेंगे। हाँ जी बेटा, हाँ, एक बार इसका आंसर बताओगे आप, ट्राई करो, फिर मैं रिवीजन तो करवाऊंगा ही करवाऊंगा। एक बार आप ट्राई करो, फिर वरना तो मैं रिवीजन करवाऊंगा ही करवाऊंगा। जरा देखो ध्यान से, कोई भी सेल दे रखा हो, आगे लिखा होता है एनोड, पीछे लिखा होता है कैथोड। ओके, तो याद करो बाह्य परिपथ में इलेक्ट्रॉन किधर से किधर गए थे? जिंक से कॉपर की तरफ। तो जिंक वाला क्या था? एनोड था। इधर क्या था? कैथोड था। तो जिंक से कॉपर की तरफ गए थे ना। ओके, तो यहां पर किससे जाएंगे? इधर क्या है? कॉपर है, इधर Ag है, तो कॉपर से Ag की तरफ। ऑप्शन नंबर बी बेटा, ठीक है, वेरी गुड। हाँ जी, डेनियल सेल में विद्युत धारा प्रवाहित होती है जब जिंक और कॉपर इलेक्ट्रोड को जोड़ा जाता है। डेनियल सेल में धारा प्रवाहित होती है जब जिंक और कॉपर को जोड़ा जाता है। किस तरीके से जोड़ा जाता है? अंजलि बेटा, अंजलि फौजदार बेटा, अपन करेंगे, सारी चीजें करेंगे, टेंशन मत लो, उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। क्योंकि अब इसमें कुछ बोर्ड्स वाले बच्चे भी है ना, तो उनके लिए अपन 12th के कुछ टॉपिक भी स्टार्ट करना जरूरी है बेटा। हाँ जी, और जरा देखो ध्यान से, ए स्टार बेच
बेटा स्टार्ट हो रहा है आपके आने वाले मंडे से, ओके, जिसमें आपको बता दिया जाएगा। अभी उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा। इसमें जिसके 470 प्लस नंबर आएंगे उसको ये बैच मिलेगा। इस बैच में आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस और करवाई जाएगी, ओके। हाँ जी, जरा देखो ध्यान से, मंडे से चलेगा तो अभी कुछ भी शो नहीं होगा उसमें, मंडे को ही शो होगा जो होगा जो, ठीक है। तो मैं यहां पे जरा देखो ध्यान से, मैं आपको ये बता देता हूं कि अभी ए स्टार बैच मंडे से स्टार्ट होएगा, जिसमें उन बच्चों को इंक्लूड किया जाएगा जिसके 470 से ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं पेपर्स में, टेस्ट में, ओके, ठीक है। मंडे से स्टार्ट होगा, बाकी बातें बाद में करेंगे। हाँ जी, अब चलो देखो ध्यान से इस क्वेश्चन पर आते हैं। जब डेनियल सेल में हम देखते हैं तो जिंक और कॉपर हम जोड़ते हैं, इलेक्ट्रोड लगाते हैं, तो धारा कहां पर प्रभावित होती है? सेल के अंदर कॉपर से जिंक की ओर, सेल के अंदर और बाहर, अभी दोनों बातें मैं बताऊंगा। सेल के अंदर कॉपर से जिंक की ओर नहीं होती है, ठीक है। हाँ जी, सेल के बाहर कॉपर से जिंक की ओर, सेल के बाहर कॉपर से जिंक की ओर, यस, बाहर कॉपर से जिंक की ओर होती थी, ओके। अंदर जिंक से कॉपर की ओर होते हैं, सेल के बाहर नहीं, सेल के अंदर किसी भी तरफ नहीं। हाँ जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, ओके। हाँ जी, जिंक के मानक अपचयन विभव को कौन से समीकरण द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है? मतलब जिंक का अपचयन हो रहा है, जिंक का अपचयन हो रहा है, अपचयन वाली अभिक्रिया, अपचयन, कौन सी अभिक्रिया में अपचयन हो रहा है ये बताओ बेटा। अरे रिकॉर्डेड बैच ओपन नहीं हो रहा है बेटा, वो बैच 13 सितंबर से स्टार्ट होएगा ना, तो कहां से ओपन होगा? वो 13 सितंबर से स्टार्ट होएगा। अपचयन वाली देखो, जिंक अपचयन हो रहा है, +2 से जिंक में जा रहा हो, तो ये आयन है, तो एक्वस, और यहां पर ये ठोस। किसमें हो रहा है ऐसा? किसमें अपचयन हो रहा है बेटा? जिंक एक्वस से 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के ऑप्शन नंबर 4 में हो रहा है, हाँ या ना? ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो यहां तक की सारी बातें हमने देख ली थी, सारी बातें हमने समझ ली थी, सारी बातें हमारे समझ में आ भी गई थी। तो एक बार थोड़ा सा यहां पर डिस्कशन और बढ़ा दिया जाए, सारी चीजों को क्लियर कर लिया जाए। बेटा दीक्षा, अभी मैं सारी बातों को करूंगा, उनको बाद में करेंगे, पहले अपन, अरे अनुनाद योगेश बेटा ऑर्गेनिक में दबा के पढ़ेंगे, टेंशन मत ले, ठीक है। हाँ जी, अब यहां पर आगे की चीजें अपन देखते हैं। ये चीज क्लियर हो गई। तो भाई बात ऐसी थी, घर जैसी थी, हमें पता था कि एक अर्ध सेल ये है, एक अर्ध सेल ये है, दोनों में एक एक इलेक्ट्रोड लगा रखा है, और इन इलेक्ट्रोड को एक तार के सहायता से जोड़ रखा है। एक उल्टे यू आकार की नलिका लगा रखी है जिसे सोल्ट ब्रिज बोलते हैं, जिसमें आगार आगार विलीन भरा होता है, साथ में KCl KNO3 या अमोनियम नाइट्रेट भरा होता है। ये एनोड होता है, ये कैथोड होता है। ये एनोड क्यों होता है? क्योंकि एनोड पर उसे बोलते हैं जिधर ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण होने पर यहाँ इलेक्ट्रॉन आने लग जाते हैं, इलेक्ट्रॉन इकट्ठा हो जाएंगे, इसलिए इस पर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। जबकि ये इलेक्ट्रॉन इधर गति करेंगे तो मतलब इसका मतलब इधर पॉजिटिव चार्ज रहा होगा, तो इधर होता है पॉजिटिव चार्ज, यहां पर होता है आपका अपचयन, यहां पर होता है आपका अपचयन। ओके, तो अब जरा देखो ध्यान से, बाह्य परिपथ में धारा तो इधर बहती है, इलेक्ट्रिसिटी इस धनायन से धनावेश से ऋणावेश की ओर फ्लो होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने की डायरेक्शन ये होती है, जबकि अंदर अलग होती है, इस आयन से इस आयन में। जरा देखो ध्यान से, इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाते हैं, बाह्य परिपथ में इलेक्ट्रॉन जिंक छड़ से इसकी तरफ जाते हैं, तो करंट का फ्लो कॉपर से जिंक की ओर होता है। जबकि अंदर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को बैलेंस करने के लिए बेटा जो करंट का फ्लो, ताकि पूरा एक सर्किट कंप्लीट होता रहे, यहां से यहां, फिर यहां से यहां। क्लियर है? ओके, तो प्लस से माइनस की ओर धारा का फ्लो होता है बाहर, परंतु अंदर जिंक से कॉपर की ओर होता है, ताकि पूरा एक सर्किट कंप्लीट हो सके। हाँ जी, तो इतनी बात थी बेटा जो यहां पर आपको देखनी है, इसको लिख भी लेना बेटा जी। ओके, हाँ जी, यहां पर अब हम आगे बढ़ते हैं। एक बात मैं यहां पर आपको लिखवाता हूं और आगे बढ़ाता हूं।
हाँ जी, इस बात को आप नोट भी कर लीजिएगा क्वेश्चन में बढ़िया से। चलो वो बात भी क्लियर हो गई, ठीक है। सेल में, डेनियल सेल में, ये लिख लेना, डेनियल सेल में धारा की दिशा, डेनियल सेल में धारा की दिशा, डेनियल सेल में धारा की दिशा, ध्यान रखना डेनियल सेल में धारा की दिशा किधर, बाहर, बाहर कैथोड से एनोड, कैथोड से एनोड की ओर, और अंदर होती है बेटा एनोड से कैथोड की ओर, एनोड से कैथोड की ओर, एनोड से कैथोड की ओर। हाँ जी, तो यह पॉइंट था जो अभी हमने यहां पे कवर कर लिया। ये पॉइंट आपको लिखना है, डेनियल सेल में धारा की दिशा, ये आपको ध्यान में रखना है। अब प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने क्या क्या पढ़ लिया था, एक बार मैं आपको उसको रिवाइज करवा देता हूं। प्रीवियस लेक्चर में हमने ये देखा था कि भाई विद्युत रासायनिक सेल क्या होता है, उनके क्या प्रकार होते हैं। डेनियल सेल पढ़ा, उसकी क्रियाविधि को समझा, उसकी बनावट को समझा, लवण सेतु क्या होता है, उसके कार्य को समझा। फिर सेल का प्रदर्शन कैसे किया जाता है वो भी हमने देखा कि यार सेल में क्या होता है, क्या क्या चीजें बताई जाती है। सेल में आगे लिखा जाता है एनोड, प्रदर्शन में आगे लिखा जाता है एनोड, पीछे लिखा जाता है कैथोड। दोनों के बीच में डबल लाइन, वो बताता है लवण सेतु को। और जो चेंज हो रहा है धातु और धातु आयन के बीच में, उनके बीच में एक सिंगल लाइन लगाएंगे और दोनों तरफ, ठीक है। और उनकी सांद्रताएं, उनकी अवस्थाओं को कोष्टक में नीचे लिख दिया जाएगा, ठीक है, ओके। और इलेक्ट्रोड्स भी हमने देख लिए थे। अब हम लास्ट में जाते जाते कुछ और भी लिख रहे थे, है ना। तो उस चीज को बढ़िया से क्लियर करना है। यहां पर एक क्वेश्चन करते हैं और फिर आगे की चीजों को समझते हैं। जैसे कि बेटा देखो ध्यान से, जैसे कि मैंने आपको सेल का प्रदर्शन में करवा रहा था, तुम्हें लास्ट टाइम पर मैंने क्या करवाया था कि सेल किस तरीके से वर्क करता है, क्या क्या चीजें उसमें होती है, तो वो हम देख रहे थे। तो मैंने आपको कुछ अभिक्रिया बताई थी। मैंने आपको एक अभिक्रिया बताई थी, उदाहरण के तौर पर ऐसा लिखवाया था ना मैंने आपको, कल वाला ही बता रहा हूं पहले, ठीक है। मैंने आपको यह बताया था कि Sn+2 Sn+4 में गया, ओके। और साथ में इस अभिक्रिया में हमने लिया Ag, इसका तो हुआ ऑक्सीकरण, इसका हो जाएगा अपचयन। ये Ag गया, Ag प्लस से Ag में, ओके। बैलेंस किया, यहां 2 लगा दो, ठीक है, ताकि इधर 4 धनावेश तो इधर 4 धनावेश रहे ना, 2 तो यहां पे +2 और ये +1 +1 2 हो गया। हाँ जी, ताकि अभिक्रिया बैलेंस रहे। ये अभिक्रिया मैंने आपको दी थी और मैंने आपको कहा था कि इसका सेल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा ये आपको बताना है। तो हमने क्या किया था, इसका सेल रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से किया जाता था। सेल का प्रदर्शन हमने कैसे किया था बेटा, कल जहां से छोड़ा था वहीं से मैं बता रहा हूं। देखो सबसे पहले तो आप अर्ध ऑक्सीकरण और अर्ध अपचयन अभिक्रिया को अलग कर लो। ऑक्सीकरण अंक का बढ़ना ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण अंक का घटना अपचयन, मतलब आवेश का बढ़ना ऑक्सीकरण, आवेश का घटना अपचयन। तो +2 से +4 में गया, ये ऑक्सीडेशन हो गया, और +1 से 0 में चला गया, ये क्या हो गया, अपचयन हो गया। तो अब जरा देखो ध्यान से, ऑक्सीकरण कहां होता है, एनोड पर, ये एनोड पर होगा। ये कहां पर होगा, अपचयन, अपचयन ये कहां पर होगा, आपके कैथोड पर होगा। तो सेल प्रदर्शन के करते समय सबसे पहले तो 2 खड़ी लाइन, लवण सेतु, ओके। एनोड पर Sn+2 किस में कन्वर्ट होगा, Sn+4 में कन्वर्ट होगा, ओके। एक्वस है दोनों के दोनों, एक्वस है दोनों के दोनों, ओके। और दूसरी तरफ बेटा Ag+ किस में गया, Ag में गया, ठीक है, ये ठोस,
ठोस है, यही इलेक्ट्रोड है। लेकिन यहां पर ये दोनों के दोनों एक्वस हैं, यहां पर दोनों के दोनों एक्वस हैं, दोनों जलीय अवस्था में ही, आयनित अवस्था में ही, तो इलेक्ट्रोड किसका ले? इलेक्ट्रोड फिर यहां पर लिया जाता है इस अवस्था में किसी दूसरी धातु का, जो कि अक्रिय होती, जो कोई क्रिया नहीं करती। आओ तुम क्रिया करो, मुझे कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे हमने रिप्रेजेंटेशन किया था, हाँ या ना? ऐसे हमने रिप्रेजेंटेशन किया था, यस और नो? ऐसा रिप्रेजेंटेशन करने की जरूरत कब आएगी? जब कोई इलेक्ट्रोड ही ना हो। भाई इलेक्ट्रोड क्या होता है? धातु की छड़ कैसी होती है? ठोस होती है। अब यहां पे दोनों जलीय आयन है। अब गैस है, गैस का थोड़ी ना इलेक्ट्रोड होता है, लिक्विड का थोड़ी ना इलेक्ट्रोड होता है। इलेक्ट्रोड होता है तो किसी धातु का होता है। तो यहां पर हमने प्लेटिनम का इस्तेमाल किया। यह प्लेटिनम कैसा होता है बेटा? अक्रिय होता है, ये क्रिया नहीं करता है, यह एक अक्रिय इलेक्ट्रोड होता है। तो यहां तक हमने सारी चीजें कर ली थी। अब आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको एक पॉइंट लिखवा देता हूं, वो आप लिख लो फटाफट से, ठीक है? क्योंकि इसमें थोड़ी थ्योरी ज्यादा है, कुछ बातें, छोटी छोटी बातें बहुत सारी हो जाती है। तो अब देखो ध्यान से, ये इलेक्ट्रोड, इसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। धातु की छड़ जो इलेक्ट्रॉन को ले जाने का काम करती है, वही कहलाती है इलेक्ट्रोड। यहां पर हमने इलेक्ट्रोड ऐसा लिया था जिसी का जलीय विलयन लिया था, ठीक है? ओके, क्योंकि यहां जिंक धातु से आयन निकल करके इसमें जा रहे थे। लेकिन अब यहां पे जो समीकरण हमने ली, इस समीकरण में तो ये भी आयन है और ये भी आयन है, तो मुझे इलेक्ट्रोड ऐसा लेना पड़ेगा जो कि अक्रिय हो, वो खुद पार्टिसिपेट ना करे। तो यहां पर प्लेटिनम अक्रिय मेटर हो, अक्रिय पदार्थ होता है बेटा, ये क्रिया ही नहीं करता है। जैसे कि अक्रिय गैस से होती है, उसी तरीके से प्लेटिनम बहुत ही कम क्रियाशील तत्व है ये, ठीक है? बहुत महंगा मिलता है, हीरे से ही महंगा होता है प्लेटिनम, गोल्ड से ही महंगा होता है प्लेटिनम। अब जैसे कि देखो ध्यान से, इतनी बातें हमने देख ली, तो यहां पे जरा देखो ध्यान से, इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड सिंपल वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉनों का चालन करते हैं, इधर से उधर इलेक्ट्रॉनों को भेजने का काम करते हैं। अब वो आप किसी का भी ले सकते हो। जनरली तो हम क्या लेते हैं कि भाई जिसका जलीय विलयन ले रखा है वही धातु ले लें, लेकिन अब वहां पर तो Sn+2 Sn+4 दोनों के दोनों आयनित अवस्था में, ठीक है? इलेक्ट्रोड क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन के चालन में सहायता करता है, ठीक है? ओके, इसके दो प्रकार होते हैं बेटा। ठीक, एक होता है सक्रिय इलेक्ट्रोड, लिखते जाइएगा बेटा जी, सक्रिय इलेक्ट्रोड, सिंपल सी बात है ये, फिर अभी हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। सक्रिय इलेक्ट्रोड। दूसरा होता है आपका अक्रिय इलेक्ट्रोड। सक्रिय इलेक्ट्रोड वह होगा जो सेल अभिक्रिया में पार्टिसिपेट करेगा, वह इलेक्ट्रोड जो सेल अभिक्रिया में भाग ले, जो सेल अभिक्रिया में भाग ले, अभिक्रिया में भाग ले, जैसे कि जिंक धातु का इलेक्ट्रोड, कॉपर धातु का इलेक्ट्रोड, एजी का इलेक्ट्रोड आदि। ये इलेक्ट्रोड तो खुद ही पार्टिसिपेट कर जाते हैं। अक्रिय इलेक्ट्रोड जो सेल अभिक्रिया में भाग न ले, जो सेल अभिक्रिया में भाग न ले, जैसे कि उदाहरण आप प्लेटिनम इलेक्ट्रोड को देख लो, ग्रेफाइट का इलेक्ट्रोड देख लो। ये ऐसे होते हैं जो जनरली रिएक्शन में पार्टिसिपेट, ग्रेफाइट मतलब कार्बन, ठीक है? मरकरी का इलेक्ट्रोड देख लो,
आदि। ओके, यह इलेक्ट्रोड ऐसे होते हैं बेटा जो कि अक्रिय होते हैं। यह इलेक्ट्रोड ऐसे होते हैं जो कि अक्रिय होते हैं। यह इलेक्ट्रोड ऐसे होते हैं जो कि अक्रिय होते हैं। हाँ जी, अब इसके बाद अपन एक और उदाहरण लेंगे। चल रही है बेटा? ओके, हाँ जी। अब जैसे कि मैं एक समीकरण और लिखता हूं, एक समीकरण और लिखता हूं, ठीक है? हाँ जी, जैसे कि एक उदाहरण और लिया। मान लीजिए बेटा कि जिंक ने Br2 के साथ अभिक्रिया करी और खुद जिंक 2+ आयन में कन्वर्ट हो गया और इसको Br- में कन्वर्ट कर दिया। ओके, धातु की क्रियाशीलता का क्रम अपन देखेंगे, पुलकित विद्युत रासायनिक श्रेणी पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, ठीक है? तो यहां पे 2 ब्रोमीन है तो यहां 2 लगा दिए। ओके, अब जैसे कि ये एक रासायनिक अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया का सेल प्रदर्शन कैसे होगा? सर आपने प्लेटिनम ही क्यों लिया, कुछ और क्यों नहीं? बेटा क्योंकि प्लेटिनम इनर्ट होता है, वो क्रिया नहीं करता है। अगर मैं मान लो जैसे कि कुछ और दूसरी धातु का ले लूंगा, जैसे कि लोहे का ले लूंगा, लोहा भी तो खुद क्रिया करता है, ठीक है? हाँ जी। तो अब जैसे कि देखो ध्यान से, यहां पर ये मैंने एक इक्वेशन लिखा। इस इक्वेशन में आपको ये बताना है कि अर्ध ऑक्सीकरण कौन सी, अर्ध अपचयन कौन से, फिर ताकि हम इसका क्या कर सके, सेल रिप्रेजेंटेशन बना सके। तो देखो जिंक ठोस अवस्था में होता है, ये किस में चला गया, आयनित अवस्था में। ब्रोमीन द्रव अवस्था में पाया जाता है और ये आयनित अवस्था में हो गया। ओके, तो जरा देखो ध्यान से, यहां पर क्या इसका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। ये 0 से किस में गया, +2 में, तो क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कहां होगा, एनोड पर। यह 0 से किस में गया, -1 में, क्या हुआ, अपचयन। ये कहां पर होगा, कैथोड पर। अरे ले सकते हो बेटा, ले सकते हो समीर सैफी। अभी यहां पे जरा देखो ध्यान से, तो यहां पर सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, सेल प्रदर्शन कैसे करेंगे। देखो लवण सेतु लगा दिया, लवण सेतु लगा दिया। अरे ये क्रियाशीलता ज्यादा है ना इसकी बेटा, ये क्रियाशीलता ज्यादा है, ठीक है? ओके, इसकी तो जिंक किस में चला गया, जिंक 2+ आयन में चला गया, तो ठोस से किस में चला गया, एक्वस में चला गया, हाँ या ना? और यहां पर क्या हो रहा है, Br2 किस में चला जा रहा है, ब्रोमाइड आयन में चला जा रहा है। Br2 किस में चला जा रहा है, ब्रोमाइड। सर सेल कब काम करेगा? अरे जब तक उसमें क्या रहेगा बेटा, आयन प्रवाहित होता रहेगा तब तक काम करता रहेगा। जब आयन प्रवाहित खत्म हो जाएगा, जब सेल पुराना हो जाएगा तो बंद हो जाएगा। इस घड़ी इसका सेल कब तक चलेगा, जब तक इसमें एनर्जी रहेगी। एक टाइम के बाद तो खत्म हो ही जाएगा ना, इसमें आवेश खत्म हो जाएगा। ओके, तो जरा देखो ध्यान से, यहां पर ये Br2 लिक्विड किस में गया, यहां पर Br- में गया, जो कि एक्वस है। अब यहां इलेक्ट्रोड कौन सा लगाएं, देखो ध्यान से, Br2 किस में चला गया, Br2 एक्वस में चला गया। अब इलेक्ट्रोड कौन सा ले, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो प्लेटिनम का लगा दो, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड ठोस अवस्था, हाँ या ना, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। यार देखो फिर कमेंट चलाते ही ना, फिर तुम एक्स्ट्रा बातें करने लगते हो, इसलिए अच्छा नहीं लगता फिर। हाँ जी, तो क्या सेल का रिप्रेजेंटेशन समझ में आया? जिंक से जिंक +2 आयन बना, तो यहां तो जिंक इलेक्ट्रोड हो गया, ये सक्रिय इलेक्ट्रोड, ये वाला सक्रिय इलेक्ट्रोड खुद ने पार्टिसिपेट किया। ओके, और ये वाला अक्रिय इलेक्ट्रोड। ओके रसगुल्लो, तो बस आपको बेसिक सा थीम ये समझना है कि आगे एनोड वाली अभिक्रिया लिखनी है, पीछे कैथोड वाली अभिक्रिया लिखनी है, किस तरीके से चेंज हो रहा है उनको यहां पर बता देना है। Br2 लिक्विड, Br2- Br- में गया और फिर वहां पर अपन ने एक डंडा लगा के पीछे इलेक्ट्रोड बता दिया। कॉर्नर पे इलेक्ट्रोड लिखा जाएगा, कॉर्नर पे इलेक्ट्रोड लिखा जाएगा, आगे या पीछे कॉर्नर पे ही आएगा इलेक्ट्रोड, बीच में नहीं लिखना है। क्या ये वाला उदाहरण समझ में आया? ओके, ये अपने पास बी उदाहरण हो गया। एक दो उदाहरण अपन ने पहले भी कर लिए, ठीक है? ओके, अब जैसे कि सपोज करो एक उदाहरण और लिखते हैं।
एक उदाहरण और लिखते हैं, जैसे कि H2 ने कॉपर +2 आयन के साथ क्रिया करी और यहां पर H+ आयन बना दिया और कॉपर को अलग कर दिया। तो यहां पर 2 H थे तो यहां 2 लगा दिया, ठीक है, ताकि इधर भी +2 धनावेश रहे, इधर भी 2 धनावेश बना रहे। तो इस अभिक्रिया के लिए कैसे हम यहां पर लिखेंगे, सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, आओ बात करें। सेल प्रदर्शन कैसे होगा, आओ बात करें। तो बेटा देखो ध्यान से, H2 गैसीय अवस्था में पाई जाती है, ये आयन है तो ये जलीय अवस्था में होगा, ये आयन अवस्था में चला गया और ये ठोस अवस्था में चला गया। तो जरा देखो ध्यान से, हाइड्रोजन पर आवेश क्या है, यहां पर कुछ भी नहीं है गुरुजी, तो 0 मान लो। यहां कितना है, +1, तो 0 से +1 में जाना, ऑक्सीकरण अंक बढ़ना, क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन, अर्थात ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण कहां होता है, एनोड पर, तो ये एनोड वाला बन गया। कॉपर +2 से किस में चला गया, 0 में। किस में चला गया, 0 में। क्या हो गया, अपचयन। क्या हो गया, अपचयन। अपचयन कहां पर होता है, कैथोड पर। तो ये वाला मेरे एनोड का काम करेगा, इस बार ये मेरा कैथोड का काम करेगा। तो यहां पे जरा देखो ध्यान से, अब इसका रिप्रेजेंटेशन, यहां जगह नहीं है, मैं अगले पेज पे कर देता हूं। सेल प्रदर्शन। अब H2 भी गैस है, गैस का कोई इलेक्ट्रोड होता है क्या, और ये एक्वस जलीय अवस्था में, तो H2 और ये एक्वस आयन है, तो मुझे इलेक्ट्रोड मानना पड़ेगा प्लेटिनम का। तो मैंने प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड ले लिया, फिर यहां पर ये H2 गैस, फिर कोमा लगा के लिख देंगे यहां पर कि यार ये H+ आयन में चला गया, और फिर यहां पर डबल डंडा, ठीक है। कौन किस में गया, कॉपर प्लस एक्वस आयन किस में चला गया, कॉपर ठोस में चला गया। ये सक्रिय इलेक्ट्रोड, ये अक्रिय इलेक्ट्रोड, ये एनोड, वो कैथोड। ये अभिक्रिया एनोड पर होगी, ये अभिक्रिया कैथोड पर होगी। बाकी डिटेल लिखने की जरूरत नहीं, मतलब हमें लिखना आ जाए बस, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी नीट 2022 में आया हुआ क्वेश्चन करवाऊंगा फिर थोड़ी देर बाद, बस अपन उससे पहले कुछ चीजें पढ़ लें। हाँ जी, क्या ये हमें सेल को रिप्रेजेंट करना आया बेटा, क्या हमें ये सेल को रिप्रेजेंट करना आया, क्या हम सेल को रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, अच्छे से सेल को समझ पा रहे हैं बच्चा। कभी तुम्हें सेल दे रखा होगा, उसकी अभिक्रिया पूछी जाएगी, कभी तुम्हें सेल दे रखा होगा, उसकी अभिक्रिया पूछी जाएगी, दोनों चीजें आनी चाहिए, ओके। जैसे कि देखो ध्यान से, अब जैसे कि यहां पर ये एक क्वेश्चन दे रखा है, यहां पर एक क्वेश्चन दे रखा है, अगली बार से ना क्वेश्चन मैं ही लिखवाऊंगा आपको, ताकि ना आपको लिखने का टाइम भी मिल जाए साथ के साथ, और आप साथ के साथ पूरा काम कर सको। हाँ जी बच्चों, जरा देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन में मुझे बताओ, अच्छा ये यहां पे कोमा क्यों लगाया बेटा, जरा देख ध्यान से, ये दोनों इलेक्ट्रोड नहीं है ना, इलेक्ट्रोड और यहां पे जो आयन है उनके बीच में लगाया कोमा। सर ये बता दो प्लेटिनम कब लगता है, बेटा प्लेटिनम हम तब लेंगे जब कोई मेरे को इलेक्ट्रोड ही न दिखाई दे अभिक्रिया में। प्लेटिनम आपको तब लेना है जब अभिक्रिया में कोई दूसरा इलेक्ट्रोड ही न दिखाई दे। देख एक इलेक्ट्रोड तो मेरे को इसका दिखाई दिया, देख इस अभिक्रिया में, देख ये गैसीय अवस्था में, ये एक्वस अवस्था में, ये एक्वस अवस्था में, ये ठोस, एक इलेक्ट्रोड तो मिल गया, दूसरा इलेक्ट्रोड कहां से ढूंढू, तो प्लेटिनम ले ले, हाँ या ना, ओके। अब जरा देखो ध्यान से, कहां गया ये वाली अभिक्रिया, इसके लिए हम क्या करेंगे, सेल अभिक्रिया। अरे पहले कोमा लगाने की जरूरत कहां पड़ रही थी, मेरे को इलेक्ट्रोड दे रखे थे तो मैं कोमा क्यों लगाऊंगा भाई। जहां पर इलेक्ट्रोड नहीं दे रखे तो फिर वहां पे अपन कोमा लगा सकते हैं। हाँ अच्छा देखो ध्यान से, यहां पर सुनो 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 सुनो, यहां पर आप कोमा लगा सकते हो, यहां पर आप कोमा लगा के भी लिख सकते हो, यहां पर आप कोमा लगा के भी लिख सकते हो, यहां पर आप कोमा लगा के भी लिख सकते हो, यहां पर आप कोमा लगा के भी लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये भी एक आयन है, ये भी एक आयन है, ये इलेक्ट्रोड हो गया, ये इलेक्ट्रोड हो गया, फिर यहां पे ये आयन्स हो गए, ठीक है, ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है। ये चीजें आपको समझनी है।
ओके, अब जरा देखो ध्यान से यहां पर इस वाली समीकरण में देखो, इस वाली समीकरण में देखो कौन सा एलिमेंट किस अवस्था में है। यार H2 हाइड्रोजन किस में पाई जाती है बेटा, गैसीय अवस्था में पाई जाती है ना। जो उनकी नेचुरल स्टेट होती है वही आपको लिखनी है, कुछ अलग नहीं लिखनी है। कुछ तत्व जिस अवस्था में पाए जाते हैं वही लिखने हैं। अब यहां पे जरा देखिए ध्यान से, सबसे पहले तो इस अभिक्रिया को पहचानो क्या है ये। अभी अभी मैंने बताया था आपको SN+2 एक्वस में है, फिर यहां पर दे रखा है आपको 2Ag+ आयन एक्वस आयन, ये गया किसमें SN+4 में गया, ये एक्वस आयन है, और यहां पर 2Ag आपको मिल गए ठोस अवस्था में। ये हमारे पास एक समीकरण आई। तो आप इसमें ये पहचान लो एनोड कौन सा है और कैथोड कौन सा है, एनोड कौन सा है और कैथोड कौन सा है। +2 से +4 में गया तो ऑक्सीकरण हुआ, ये कहां पर होगा, एनोड पर होगा। ओके, प्लस से 0 में चला गया, ये क्या हुआ, अपचयन हुआ, ऑक्सीकरण घट गया, ये कहां पर होगा, कैथोड पर होगा। हाँ या ना, तो आगे डंडा लगा दिया, ठीक है, बीच में डबल लाइन लगा दी। +2 से +4, ये SN+2 आयन है, एक्वस आयन लगा दिया, ठीक है। किसमें गया, SN+4, वो भी एक्वस आयन है। तो जरा देखो ध्यान से भी, जैसे मैंने आपको बता दिया, ये एक्वस आयन लिख दिया। इसके लिए कोई इलेक्ट्रोड नहीं है दोनों में से, तो आप आंख बंद करके प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लिख दो। हाँ या ना, क्लियर है। अब जरा देखो ध्यान से, यहां पर Ag+ ये आयन है और यहां पे ये ठोस अवस्था में है इसे, यहां पर ये Ag+ एक्वस से किस में चला गया, Ag ठोस में चला गया। ये हो गया इसका रिप्रेजेंटेशन। कैसे चेक करें ऑक्सीडेशन हो रहा है, यार अभी अभी मैंने बताया था ना, आवेश बढ़ रहा है तो ऑक्सीकरण, आवेश घट रहा है तो अपचयन। हाँ या ना, वेरी गुड। अभी देखो अनिल ने सही किया, वेरी गुड बेटा। ये तो अपने पहला वाला एग्जाम्पल हो गया, समझ में आया कि नहीं आया, ये तो मैंने पहले भी करवा रखा है भाई। इसमें आपको यही लेना है, बाकी बेटा उदाहरण है, ठीक है। इसमें अपन यही लेंगे, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड ही लेंगे, ये इनर्टी होता है बिल्कुल, ठीक है, ओके। हाँ जी, अब जैसे कि अभी ये EMF अपन ज्ञात नहीं कर सकते, ये पढ़ा नहीं है। ये वाली अभिक्रिया 2022 में आया था, ये भी बाद में करेंगे। हाँ, अब जैसे कि देखो ध्यान से, अब जैसे कि देखो ध्यान से, यहां पर 4 क्वेश्चन दे रखे हैं। इलेक्ट्रोड अभिक्रिया लिखिए, क्वेश्चन लिखो, इलेक्ट्रोड अभिक्रिया लिखिए तथा निम्न सेलों के लिए परिणामी सेल अभिक्रिया लिखिए। प्रत्येक सेल में कौन सा इलेक्ट्रोड धनात्मक इलेक्ट्रोड है ये भी बताएं, किस पर पॉजिटिव चार्ज है ये भी बताएं। हाँ जी, प्लेटिनम को कैसे यूज कर दे, बस ऐसे लटका देते हैं। हाँ जी, ओके, कॉर्नर पर हमेशा इलेक्ट्रोड आएंगे। हाँ जी, अरे एक बार लिखो तो सही तुम यार। अरे ये 4 क्वेश्चन है बेटा, ABCD नहीं है, 4 क्वेश्चन है, ये 4 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है। सर जी ये तो अलग अलग पात्र में है ना, तो अंदर करंट कैसे फ्लो होता है बेटा, लवण सेतु जुड़ा होता है ना दोनों के बीच में, हाँ के ना। हाँ जी, तो अब जरा देखो ध्यान से, यहां पर इस क्वेश्चन को आप समझो। यार एक तो तुम ना बातें बहुत करते हो, धमाधम कमेंट लिमिट में करा करो, बार बार इतने कमेंट मत करा करो कि बेटा मैं उन पढ़ने में टाइम निकाल दूं तुम्हारा। हाँ, अब जरा देखो ध्यान से, यहां पर हमें इस बार सेल दे रखा है, सेल की अभिक्रियाएं बनानी है। पहले हमें अभिक्रियाएं दे रखी थी, सेल का प्रदर्शन किया, इस बार सेल दे रखा है, सेल की अभिक्रियाएं बनानी। बहुत ही सिंपल है। क्या पहला वाला हम अभी कर चुके थे, यहां पर पहली अभिक्रिया दे रखी थी आपको, जिंक से जिंक 2+ आयन में जा रहा है ये, और फिर यहां पे 2 खड़ी लाइन, ये Br-, ओके, ये Br2, ओके। हाँ जी, ये प्लेटिनम। आगे क्या होगा, ये आगे वाला क्या है, एनोड है, इतना तो हमें समझ में आ गया। पीछे वाला क्या है, कैथोड है। क्या कैथोड पर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो यहां पर धनात्मक इलेक्ट्रोड कौन हुआ, धनात्मक इलेक्ट्रोड कौन हुआ, प्लेटिनम हो गया। इस बात का तो आंसर आ गया।
भाई धनात्मक इलेक्ट्रोड प्लेटिनम है। डन, एकदम सिंपल है। अब जरा देखो ध्यान से, हमें इलेक्ट्रोड अभिक्रिया लिखनी है। भाई एनोड पर कौन सी अभिक्रिया होगी, कैथोड पर कौन सी अभिक्रिया होगी। तो एनोड पर 2 क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, बाकी आपको होमवर्क दूंगा। 2 मैं करवाऊंगा, बाकी 2 आपको होमवर्क दूंगा, ठीक है। हाँ जी, एनोड पर क्या हो रहा है कि जिंक एनोड पर ऑक्सीकरण होगा, तो आपको इन आयनों को ऐसे लेना है कि जैसे ऑक्सीकरण हो रहा हो। मेरी बात गौर से सुनिएगा। यहां पर जैसे कि देखो ध्यान से, यहां पर आपको वो चीज फील होगी। आपको एनोड पर ऑक्सीकरण दिखाना है, आगे सदैव ऑक्सीकरण होगा, पीछे सदैव अपचयन होगा, इस बात का ध्यान रखें। तो जिंक 2+ में गया 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के, हमें पता है ये ऑक्सीकरण है, ठीक है। कैथोड पर क्या होगा, अपचयन। कैथोड पर क्या होगा बच्चों, अपचयन। सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, अपचयन। अब यहां पे जरा गौर करने वाली बात है, Br2 और Br-, ब्रोमीन पर आवेश 0, यहां पर -1, 0 से -1 में जाएगा तब अपचयन होगा। 0 से कम हो गया ऑक्सीकरण अंक, तब अपचयन हुआ, हाँ या ना, कि Br- से Br2 में जाए। देखो अपचयन देखना है ना, ऑक्सीकरण अंक घटना चाहिए, 0 से -1 में जाएगा तब ही अपचयन होगा। चीजों को समझना है आपको। इधर मैंने कौन सी अभिक्रिया लिखी, ऑक्सीकरण वाली, 0 से +2 ऑक्सीकरण। एनोड पर क्या होता है बेटा, ऑक्सीकरण, इसलिए डन। यहां पे हुआ ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन। अब सेकंड अभिक्रिया कौन सी आएगी, रिडक्शन वाली। अब आपको इन दोनों को इस तरीके से दिखाना है कि यार हाँ अपचयन दिख जाए। तो जरा देखो ध्यान से, Br2 में ब्रोमीन पर आवेश है 0, यहां पर है -1, ज्यादा आवेश किस पर है, इस पर है, इस पे तो ऋणावेश है ना। संख्या रेखा आपको पता है 0, फिर उसके बाद आता है +1, फिर आता है +2, फिर आता है +3, -1, -2, -3, 0 के इधर ऑक्सीकरण, घट रहा हो तो अपचयन, हाँ या ना। तो जब हम 0 से -1 में जाएंगे तो क्या ये अपचयन होगा, समझने के लिए। तो यहां पे जरा देखो, हमें Br2 को 2 इलेक्ट्रॉन, ये Br2 किस में कन्वर्ट होगा, Br- में। अब माइनस कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन लिए जाते हैं। इसने इलेक्ट्रॉन दिए तो ये लेगा। 2 ब्रोमीन है, 1 ब्रोमीन 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो 2 ब्रोमीन 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के 2 ब्रोमाइड आयन बना लेगा। समझ में आया, समझ में आया, ओके। अब संपूर्ण अभिक्रिया लिखनी हो, संपूर्ण अभिक्रिया, तो इन दोनों को जोड़ दो, इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन, उधर भी 2 इलेक्ट्रॉन, ये छम छम जोड़ दो। जिंक और ये 2 Br2 मिलकर के क्या देंगे, जिंक 2+ आयन देंगे बच्चा, और 2 ब्रोमाइड आयन देंगे, खत्म बात। तो हमने सबसे पहले तो यहां पर इलेक्ट्रोड वाली अभिक्रियाएं लिखी, संपूर्ण अभिक्रिया लिखी, और यही बता दिया कि भैया धनात्मक इलेक्ट्रोड कौन है, कैथोड धनात्मक होता है, यस और नो। यहां पर भी प्लेटिनम रहेगा, यहां पर कॉपर इलेक्ट्रोड रहेगा, यहां पर Ag इलेक्ट्रोड रहेगा, धनात्मक। पीछे वाला तो कैथोड ही होगा ना। क्या यह बात समझ में आई बेटा? इस में कुछ भी नहीं है, बस आपको सिस्टेमेटिक वे में चलना है। जैसे कि ये एक मैंने कर दिया, अब जैसे कि सपोज करो मैं करता हूं यहां पर बी वाला, ठीक है, एक बी वाला मैं करता हूं, है ना, ओके। ये आपको मैंने पहले ही बता रखा था, ये हमने कर लिया, एकदम सिंपल है। ये देखा देन ये देखा। क्या करना है, इनको इस तरीके से अरेंज करना है कि आपको ऑक्सीकरण दिखे, इनको इस तरीके से लिखना है कि आपको अपचयन दिखे, काम हो जाएगा। अब यहां पे ये अभिक्रिया देखो, Cr गया Cr3+ में, ओके। क्रोमियम है ना, ये तो क्रोमियम क्या होती है, धातु, ठोस होती, तो ये ठोस, ये एक्वस आयन है। I- गया I2 में,
I माइनस गया I2 में। ओके, और जरा देखो ध्यान से, उसने समझदारी के लिए यहां पे क्या लगा रखा है, प्लेटिनम लगा रखा है। अब जरा देखो ध्यान से, मुझे इस बात के लिए तो परेशान ही नहीं होना है कि कौन आयनित अवस्था में, कौन सी ठोस अवस्था में, कौन द्रव्य, कौन गैस है। काहे? क्योंकि उसने प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लगा के दे रखा है कि भाई इलेक्ट्रोड तो इधर प्लेटिनम ही है, भले कोई आयनित अवस्था में हो, कोई गैसीय हो, ठोस अवस्था हो, कैसी भी अवस्था हो। इट इज क्लियर। तो आगे लिखा होता है एनोड, और एनोड पर होता है ऑक्सीकरण, तो इसलिए ये ऋणावेशित रहता है, और यहां पर होता है अपचयन। ठीक है, यहां पर ये कैथोड है। ठीक है, कैथोड पर यह अभिक्रिया होगी, तो यहां पर ये जो धनात्मक इलेक्ट्रोड रहेगा ना आपका, धनात्मक इलेक्ट्रोड, धनावेश किस पर होता है, कैथोड पर। यहां पे कौन है, प्लेटिनम है। इस अभिक्रिया को जरा देखो, तो एनोड पर क्या होगा बेटा, क्रोमियम किस में जा रहा है, क्रोमियम 3+ में जा रहा है। अब जरा ध्यान से सुनने वाली बात यह है बेटा कि क्रोमियम ने +3 आवेश कब गेन किया होगा, जब 3 इलेक्ट्रॉन त्यागे होंगे। धनावेश कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन निकलता है, अर्थात यहां से 3 इलेक्ट्रॉन निकले हैं। सुनिएगा बात को, हो गया डन। ये तो दिखा दिया आपने ऑक्सीकरण, 0 से कहां चला गया, +3 में। हुआ कि नहीं हुआ ऑक्सीकरण, हुआ। ओके, ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन। अब उसी तरीके से यहां पर आपको उसी तरीके से इनको जोड़ना है। अब देखो यहां पे, अरे यार कोमा लगाया हुआ था यहां पर, माय मिस्टेक। ओके, यहां पे कोमा लगा रखा था। अब यहां पे जरा देखो ध्यान से, I- और I2, ये तो उदासीन है, 0 है, यहां -1 है। हमें अपचयन दिखाना है, तो -1 से 0 की तरफ जाऊं या 0 से -1 की तरफ जाऊं। सर 0 से -1 की तरफ जाओ, तभी तो ऑक्सीकरण घटेगा। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहां पर कैथोड पर I2 से I- बनाना पड़ेगा। यस और नो, इलेक्ट्रॉन लेकर के। अब यहां पे जरा देखो ध्यान, थोड़ा सा मैं साफ लिख देता हूं। ये I2, कितने आयोडीन है, 2 आयोडीन है। ऋणायन कब बनता है, जब इलेक्ट्रॉन लिए जाते हैं। तो I2 से 2 I- बन गए, दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन लिया होगा, तो टोटल 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। ये अभिक्रिया हो गई। अब थोड़ा सा यहां पर आपको समझना है और कुछ नहीं करना, संपूर्ण अभिक्रिया। जब संपूर्ण अभिक्रिया बनाई जाती है तो इलेक्ट्रॉन दिखने नहीं चाहिए। जब संपूर्ण अभिक्रिया बनाई जाती है तो इलेक्ट्रॉन दिखने नहीं चाहिए। देखो ध्यान से, इसमें कहीं पर इलेक्ट्रॉन दिख रहे थे, वो तो कट गए थे। जब संपूर्ण अभिक्रिया बनाई जाती है तो इलेक्ट्रॉन दिखने नहीं चाहिए उसमें। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों को अपन उसमें बस केवल हमें आयन और परिवर्तन दिखना चाहिए, इलेक्ट्रॉन नहीं दिखने चाहिए। तो जरा देखो ध्यान से, यह वाली जो समीकरण है बेटा, इस समीकरण में 3 इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हो रहे हैं और इस वाली समीकरण में 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण हो रहे हैं। अगर मैं इन दोनों को जोड़ करके कुल सेल अभिक्रिया लिखूं तो किस तरीके से लिखूं? अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा, इधर 2 इलेक्ट्रॉन उधर 3 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन फिर भी आपको दिखाई देगा। तो क्यों ना मैं दोनों अभिक्रियाओं को ऐसी संख्याओं से गुणा करूं कि कट जाए। थोड़ा सा ध्यान से सुनना मेरी बात को। हल्का सा यहां पर रेडॉक्स का टच आएगा, जो कि बहुत सिंपल सा, ऐसा कोई बड़ा नहीं है बेटा। इधर 3 है, इधर 2 है, ऐसी कौन सी संख्या से इसको गुणा करें, इसको गुणा करें, ताकि मिनिमम कॉमन संख्या मिल जाए दोनों में। 3 के पहाड़े में 6 आता है, आता है। क्या 2 के पहाड़े में भी 6 आता है, आता है। तो इस समीकरण को 2 से गुणा कर दो, इसको 3 से गुणा कर दो। इस समीकरण को 2 से गुणा कर दो, इसको 3 से गुणा कर दो। यहां पर अगर मैं 2 से गुणा कर दूं तो यहां पर बेटा पूरी की पूरी समीकरण 2 से गुणा हो जाएगी। यहां पर मैं क्या, अगर 3 से गुणा कर दूं तो 3 दूनी 6 और 2 तिया भी
6 होते हैं। तो जब हम इनको जोड़ेंगे तो बेटा अब ये कट जाएगा, हाँ या ना, तीर के आगे वाला आगे लिखा जाएगा, पीछे वाला पीछे लिखा जाएगा। पूरी समीकरण 2 से गुणा हुई तो 2CR, ठीक है, आगे कुछ नहीं बचा यहां पर। ये पूरी समीकरण 3 से गुणा हुई तो बेटा 3I2 गिव्स, ऊपर पूरी समीकरण 2 से गुणा हुई तो यहां पे 2CR3 प्लस, ओके, पूरी समीकरण 3 से गुणा हुई तो 2I तो था ही सही, ये हो गया 6I माइनस। बोलो हाँ कि ना। ये बन गई आपके फाइनल इक्वेशन, ये बन गई आपकी फाइनल इक्वेशन, ये बन गई फाइनल इक्वेशन, हाँ या ना। बस सिंपल सी विधि है, समझ में आ गया। ऊपर वाली को 2 से गुणा करना है, नीचे वाली को 3 से गुणा करना है। क्लियर हो गया बेटा। सिंपल सा आपको मल्टीप्लिकेशन करना है और कुछ नहीं करना है, सिंपल सा आपको मल्टीप्लिकेशन करना है और कुछ नहीं करना है। जैसे कि देखो ध्यान से, अब ये वाली आपको खुद बनानी, डी वाली में बता दूंगा। ए बी सी वाली आप कर लेना, डी वाली में बता देता हूं ताकि यहां पर ये AgCl वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। एनोड तो पॉजिटिव होता है ना, तो मैं बताते बताते थक गया। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड पर कौन सा चार्ज आता है बेटा? ऋणावेश, इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं वहां पर। हाँ जी, अब जरा देखो ध्यान से, फोर्थ वाला मैं बताता हूं, एक बार फोर्थ वाला बताता हूं। थर्ड वाला आपके लिए होमवर्क है, एक बारी फोर्थ वाला देख लो, डी वाली देख लो। डी वाली अभिक्रिया, डी वाली पे क्या हो रहा है? कैडमियम गया कैडमियम 2+ में, कैडमियम गया कैडमियम 2+ में, अच्छा, फिर डबल लाइन, फिर Cl-, अच्छा, AgCl के साथ, फिर किस में कन्वर्ट हुआ? Ag में, हाँ जी, ओके। इधर इलेक्ट्रोड कैडमियम, देखो कहीं पे भी प्लेटिनम नहीं लिखा हुआ है, कहीं पे भी प्लेटिनम नहीं लिखा हुआ है, मतलब यही इलेक्ट्रोड है और यही इलेक्ट्रोड है। हाँ जी, अब जरा देखो ध्यान से, अब जरा देखो ध्यान से, इस अभिक्रिया को समझना बच्चों। क्या ये आगे वाला एनोड है? यस, इस पर होगा ऑक्सीकरण, पक्की बात है, ऑक्सीकरण, ओके। और यहां पर होगा कि ये कैथोड है, कैथोड पर होगा, कैथोड है, कैथोड पर होगा अपचयन। डन। अब जरा देखो ध्यान से, और यहां पे कैथोड पे बेटा धनावेश होता है, तो धनात्मक इलेक्ट्रोड कौन हो गया? Ag हो गया। साथ के साथ समझते जाना, ओके। AgCl बेटा वैद्युत अपघट्य है। अब जरा देखो ध्यान से, यहां पर एनोड वाली अभिक्रिया देखो, एनोड वाली अभिक्रिया देखो, एनोड वाली अभिक्रिया देखो, ध्यान समझो एनोड वाली अभिक्रिया को। Ag ही क्यों है? अरे भाई है तो है, उसमें क्या है? क्वेश्चन में दे रखा है, तेरे को तो आंसर बताना है ना। बेटा कैथोड पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं, एनोड पर त्यागे जाते हैं। तो तुम्हें अगर 9th-10th में ये पढ़ाया होता तो तुम्हें ये समझ में आ जाता आराम से, ठीक है, ओके, हाँ या ना, ठीक। अब जरा देखो ध्यान से यहां पर, अब जरा देखो ध्यान से यहां पर, एनोड वाली अभिक्रिया देखी जाए। एनोड वाली अभिक्रिया पे क्या होगा कि यार ये कैडमियम है जो कि किस में जा रहा है? कैडमियम 2+ में जा रहा है। कैडमियम किस में जा रहा है? कैडमियम 2+ में जा रहा है। कैडमियम किस में जा रहा है? कैडमियम 2+ में जा रहा है। तो यहां पर क्या हुआ? ये कैडमियम जा रहा है कैडमियम 2+ में, तो यहां पे सिंपल समझ में आ गया, ये हो गया भैया ऑक्सीकरण। क्या हो गया? सिंपल सा ऑक्सीकरण हो गया। और यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए गए, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए गए, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए गए, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए गए।
अब यहां पे जरा देखो ध्यान से, अब यहां पे जरा देखो ध्यान से कि यार ये जो एजी है, एजी यहां पर जरा देखिएगा, ध्यान से समझिएगा बेटा, ध्यान से समझना, सारी बातों को क्लियर करना अच्छे से, बड़े इत्मीनान से। यहां पर आप एजी पर क्या आवेश देख पा रहे हैं? प्लस आवेश देख पा रहे हैं। एजी पर क्या आवेश देख पा रहे हैं? क्या प्लस आवेश देख पा रहे हैं? एजी पर आवेश क्या है? प्लस का। तो जरा देखो ध्यान से, यहां पर हुआ क्या है कि इस माध्यम में एजी प्लस आयन है, क्योंकि देखो ध्यान से एजी प्लस किसमें जा रहा है? जीरो में जा रहा है, तो अपचयन इसका हो रहा है। ये तो हमें विद्युत अपघट्य दे रखा है जो कि इसमें घुला हुआ है। ध्यान समझो, इधर ये दूसरा पात्र है, हाँ जी, जिधर हमने यहां पर एजी का इलेक्ट्रोड लगा रखा है, हाँ जी लगा रखा है, लगा रखा है, ठीक है। यहां पर हमने एजी प्लस आयन इसमें घोल रखा है, लेकिन एजी प्लस आयन जो कि यहां पे क्लोराइड आयन वाला है, AgCl बेटा जरा देखो ध्यान से, AgCl एक श्वेत अवक्षेप होता है, समझिएगा बात को। AgCl बहुत कम घुलनशील होता है। हमें क्वेश्चन में ऐसा इलेक्ट्रोड दे रखा है जो कि बहुत कम घुलनशील होता है। आपको नहीं मतलब कि वो घुलनशील है कि नहीं है, आपको उससे नहीं मतलब है, सिंपल सा यहां पर ये दूसरा आयन दे रखा है जो हमें यहां पर उस चीज को समझाएगा। देखो AgCl बहुत ही कम घुलनशील होता है बेटा, तो आयनों का प्रवाह बढ़ा सके हमने बाहर से क्या मिला दिया इसमें, कोई ऐसा आयन मिला, कोई ऐसा लवण मिला दिया जिसमें Cl माइनस आयन हो, जैसे कि NaCl मिला दिया। वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की रिएक्शन है, उस पे आपको नहीं जाना है, बस आपको यहां पर इक्वेशन लिखनी है, बस उतना आपको समझना है। अब यहां पे जरा देखिएगा आप, हाँ जी, यहां पे जरा आपको ये देखना है कि यार ये Ag प्लस आयन है, ये Ag प्लस आयन है जो कि अंदर है, ठीक है, ये Ag प्लस आयन है। यह Ag प्लस आयन किस में जा रहा है? Ag में जा रहा है, क्या लेकर के? इलेक्ट्रॉन लेकर के, बस ये समझना है, ठीक है। और किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये Ag ठोस में कन्वर्ट हो जाएगा, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। वो आपका वैद्युत अपघट्य है, वो आपका विलयन में पड़ा हुआ वैद्युत अपघट्य। धीरे धीरे जब हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे तो वहां पर वो चीजें आपको देखने को मिलेगी, या फिर जब हम आगे चल के धातु कर्म वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पर ये चीजें आप जानने लगोगे। अभी इनिशियल है, अभी तो पढ़ना ही लगा है हम, तो अभी आपके मन में छोटे छोटे बहुत सारे डाउट्स आएंगे। तो आप सिंपल सा यहाँ पे देखो कि यार कैडमियम +2 में गया है, और AgCl एक आयनिक यौगिक है, Ag प्लस Cl माइनस वाला, तो Ag प्लस Ag में गया, दैट्स इट। तो Ag प्लस Ag में गया। अब अगर मैं इन दोनों अभिक्रियाओं को जोड़ूंगा तो किस तरीके से जोड़ूंगा? यहां पे एक इलेक्ट्रॉन है, वहां पे 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इस वाली नीचे वाली समीकरण को क्या मैं 2 से गुणा कर दूं, फिर इनको जोड़ दूंगा। ये होगी मेरे पास एनोड पर और ये होगी मेरे पास कैथोड पर। दोनों अभिक्रियाओं को अगर जोड़ दिया जाए बेटा तो यहां पर तो कुछ जोड़ने की जरूरत नहीं है, ये 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन छम गुणा करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा कैडमियम लिखा, ऊपर और कुछ बचा नहीं है। यहां देखो तीर के चिन्ह की तरफ Ag प्लस है, लेकिन 2 से गुणा हो रहा है, क्या 2Ag प्लस लिख दूं? क्या लिख दिया, ठीक है। फिर तीर का चिन्ह, यहां पर कैडमियम 2 प्लस है, और यहां पर क्या बन रहा है? ये AgS बन रहा है, ठीक है। ये आपके पास एक्वस आयन है और ये आपके पास कैडमियम सॉलिड है, ओके। तो आप इस तरीके से वहां पर बता सकते हैं। यहां पर ये जो Cl माइनस आयन है ये वैद्युत अपघट्य से आया है, जो कि उसमें उपस्थित होगा दूसरे वाले सेल में, ठीक है। आप जब क्वेश्चन दिए जाएंगे ना, आपको ऑप्शन वाले होंगे, हमारे सामने जो क्वेश्चंस आते हैं वो ऑप्शन वाले होते हैं, ठीक है। उन ऑप्शन वाले क्वेश्चंस में से 4 में से हमें एक सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो यहां पर ये जो सेल अभिक्रिया है इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप बना लेंगे, आराम से क्लियर कर लेंगे, ठीक है। कि यार Ag प्लस आयन यहां से निकले, उसके लिए हमने बाहर से क्या मिला रखा है? Cl, बाहर से यहां पर इसकी भाई
इस सेल में तो अच्छे खासे आयन है, लेकिन इस सेल में अच्छे खासे आयन नहीं है, क्योंकि AgCl श्वेत अवक्षेप होता है। अवक्षेप मतलब जो पानी में घुले ना। तो हमें इधर आयनों का फ्लो अच्छा खासा बनाना है, तो बाहर से हमने NaCl मिला दिया, एक अच्छा आयनिक यौगिक के प्रबल विद्युत अपघट्य, आसानी से आयनित हो जाता है। आयन मिल गए, धारा का प्रवाह होता रहेगा। तो वो तो सेल के अंदर है, भाई उसने क्या मिला रखा है, हमें बस उसकी सेल अभिक्रिया लिखनी थी, जो हमने लिख दी। तो ये वाला काम कंप्लीट हो गया। तो अब जरा देखो ध्यान से, इसका ये A मैंने बता दिया, B मैंने बता दिया, D मैंने बता दिया, ये C वाला आपको करना है। ठीक है, जो कि सिंपल है। H2 को H+ में कन्वर्ट करना है, Cu2+ को कॉपर में कन्वर्ट करना है, जो हम ऑलरेडी लिख भी चुके हैं। तो ये इतना काम अपना कंप्लीट हुआ, इतना काम हमारा कंप्लीट हुआ। ओके, अब अगली बात, सेल का विद्युत वाहक बल। हेडिंग डाल लीजिएगा बेटा, सेल का विद्युत वाहक बल, सेल का विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल, सेल का विद्युत वाहक बल। जैसे ही हम मार्केट से सेल लेकर आते हैं या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लेके आते हैं बेटा, जैसे ही हमने क्या किया, सेल को चालू किया, तो जो रीडिंग आएगी ना स्टार्टिंग में सबसे ज्यादा आएगी। देखो यहां पे जरा देखो ध्यान से, ये हमारे पास एक अर्धसेलीय, दूसरा अर्धसेलीय। जैसे ही हमने इसको स्टार्ट किया, स्टार्टिंग में रीडिंग सबसे ज्यादा आएगी। जब जैसे हमने स्टार्टिंग में हमने नया नया केमिकल इसमें डाला, नया नया सोल्ट डाला, बढ़िया से डिप किया, यहां पे विक्षेप सबसे मैक्सिमम आएगा शुरुआत में। फिर धीरे 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 इधर से जिंक आयन निकल करके, अभिक्रिया में क्या होता है कि यार इधर से जिंक आयन निकल करके विलयन में आ रहे होंगे, तो धीरे धीरे ये छड़ कैसे होती जाएगी, पतली होती जाएगी, पतली होती जाएगी, पतली होती जाएगी। और इधर से इलेक्ट्रॉन निकल करके, और यहां पर बेटा क्या है, इधर से कॉपर +2 आयन छड़ पे जाकर के डिपोजिट होते जा रहे होंगे, ये मोटी होती जाएगी। हाँ या ना? तो एक मतलब इधर से तो जिंक खत्म होता जा रहा है, ये पतला होता जाएगा, ये मोटी होती जाएगी। हाँ या ना? ओके, और एक टाइम पर ये बिल्कुल ही कमजोर हो जाएगी। तो फिर अपन बोल देंगे ना कि यार सेल खराब हो गया, डिस्चार्ज करा दो इसको, तो मतलब डिस्चार्ज हो गया, नया लाना पड़ेगा। तो सेम वही सिस्टम यहां पर है कि यार इनिशियल में तो एकदम बढ़िया बिंदास काम करता है। अपन जब टीवी में नया नया, इसमें रिमोट में नया नया सेल डालते हैं, इधर उल्टा क्लिक करते तो भी क्लिक हो जाता है, टीवी आराम से कैच कर लेती है, बढ़िया अगर हो तो। और अगर कभी कभी ऐसे बटन दबा खट 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 करते तब भी चालू नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो बहुत पुराना हो चुका है, डिस्चार्ज हो चुका है। हाँ या ना? तो वही बात यहां पर है कि यार जब हमने इसमें स्टार्टिंग में इलेक्ट्रोड्स लगाए और वहां पर फिर विभव चेक किया, तो वो मैक्सिमम आएगा। ठीक है, जब स्टार्टिंग में सेल को प्रयोग नहीं किया जाता है, मतलब प्रारंभ में, तो जो प्राप्त दोनों इलेक्ट्रोडों के विभव का अंतर ही क्या कहलाता है, आपका सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। इनिशियली शुरुआत में, प्रारंभ में जो इलेक्ट्रोडों के विभवों में अंतर, वही क्या कहलाता है, सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। ठीक है, ओके। और बाकी चीज धीरे धीरे अभी मैं आपको समझा रहा हूं। हाँ जी, तो हेडिंग डाल लीजिए बेटा, आपने हेडिंग डाल लिया आपने, सेल का विद्युत वाहक बल, सेल का विद्युत वाहक बल, सेल का विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, शॉर्ट में इसको हम EMF बोलेंगे, EMF बोलेंगे। तो ये क्या है, जब ठीक है, जब सेल को प्रयुक्त न किया गया हो, प्रयुक्त न किया गया हो, मतलब प्रारंभ में, शुरुआत में, ठीक है, प्रारंभ में जो रीडिंग आएगी ना वही मैक्सिमम रहेगी, बाद में तो समय के साथ साथ रीडिंग कमजोर होती जाएगी, घटती जाएगी। ठीक है, क्योंकि सेल तो काम कर ही रहा है। ओके, तो प्रारंभ में
जब सेल को प्रयुक्त न किया गया हो, मतलब प्रारंभ में न किया गया हो, तो दोनों इलेक्ट्रोडों के विभव का अंतर ही सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। ठीक है बच्चों, सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। ठीक है, जो कि प्रारंभ में मैक्सिमम होता है, जो कि प्रारंभ में मैक्सिमम होता है, जो कि प्रारंभ में मैक्सिमम होता है, अधिकतम होता है। यही अपन लेके चलते हैं फिर। अधिकतम होता है, अधिकतम होता है। इतनी बात समझ में आ गई, जो कि प्रारंभ में मैक्सिमम होगा। अब निकालते कैसे हैं इसको? अच्छा जरा देखो ध्यान से, ये भी लिख लो। समय के साथ साथ, अभी जैसे कि मैंने बात बोली, समय के साथ साथ क्या होती जा रही है बेटा? जिंक छड़ तो पतली होती जाएगी, पतली पहले ऐसी थी जिंक छड़, धीरे धीरे ऐसी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसमें से जिंक आयन निकल के विलयन में जा रहे हैं, और उधर कॉपर विलयन में से कॉपर आयन निकल करके धातु की छड़ पे जमा हो जाएंगे। जो पहले ऐसी थी वो मोटी होती चली जाएगी। तो समय के साथ साथ क्या होगा? जिंक छड़ का भार कम होता चला जाएगा और कॉपर छड़ का भार बढ़ता जाएगा, क्योंकि हम पढ़ भी तो उसी के हिसाब से रहे। ठीक है, समय के साथ साथ क्या होगा बेटा? जिंक छड़ का भार कम होता जाएगा। ओके, हाँ जी, और कॉपर छड़ का भार बढ़ता जाएगा। ओके, हाँ जी, ठीक है। समय के साथ साथ जिंक छड़ का भार कम होता जाएगा, कॉपर छड़ का भार बढ़ता चला जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि सेल काम करना बंद कर देगा, खत्म हो गया, उसकी एनर्जी लाइफ खत्म हो गई। ठीक है, जैसे कि जब बच्चा स्टार्टिंग में पैदा होता है, बढ़िया एकदम जोश में रहता है, नया नया जोश में, एकदम बढ़िया जोशीले में, फिर जवान आता है तो एकदम बढ़िया एनर्जी में आता है, एकदम बढ़िया फुल में, फिर वापस से बुढ़ापा आ जाता है। तो वही वाली बात है। तो वही चीजें बेटा, जब ये अपने एकदम चरम पर होता, मतलब एकदम बढ़िया शीर्ष पर होता है, तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देगा, लेकिन टाइम के साथ साथ फिर इंजन खराब होता जाएगा। तो वही वाला सिस्टम यहां पर है। ओके, अब इतनी बात लिख ली आपने, तो यहां पर अब अगला पॉइंट। ठीक है, एक समय के पश्चात सेल काम करना बंद कर देगा, तब सेल का विभवांतर कितना होगा? शून्य। विद्युत वाहक बल कितना होगा? शून्य होगा। काम करना बंद, मतलब पहले मैक्सिमम था, बाद में समय के साथ साथ धीरे धीरे घटता जा रहा है। हाँ या ना? जब आपने रिमोट में सेल डाले होंगे, स्टार्टिंग में बढ़िया चलते हैं, लेकिन यार समय के साथ साथ खराब हो रहा है, अलग अलग प्रॉब्लम आ रही है, बंद कर देगा। ओके, एवं सेल का विद्युत वाहक बल शून्य हो जाएगा। फिर तो वो एनर्जी देने के बजाय बार बार एनर्जी लेगा, है या ना? जब आदमी बढ़िया काम करता है तो वो बहुत अच्छी आपको सेवाएं देता है, फिर जब वो बिल्कुल डेड हो जाता है तो फिर सेवाएं लेता है या ना? समझ पा रहे हो आप? ठीक उसी तरीके से यहाँ पर ये फिर अपन उस सेल को कैसे कैसे तरीके से घिस के चलाते हैं। यार थोड़ा सा गर्म हो जा, बढ़िया से निकाल के रगड़ के फिर फिट करते हैं, इसमें अपन फूंक मारते हैं, जैसे तैसे करके चल जा। पहले तो ऊर्जा दे रहा था, फिर उसकी ऊर्जा हो गई शून्य, फिर वो ले रहा है ऊर्जा।
तो वो वाला सीन यहां पर होगा। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। ओके, जो चार्ज सेल को भी चार्ज किया जाता है, उसको ऊर्जा दी जाती है कि भाई तू चार्ज हो, फिर वापस से काम कर, तो वही वाली बातें यहां पे चल रही है। तो अब जरा देखो ध्यान से, ये वाली बात क्लियर हो गई। तो यार सेल का ई सेल, ये सेल का विद्युत वाहक बल होता है। ई सेल कैसे ज्ञात किया जाता है? तो अब जरा देखो ध्यान से, यहां पर वापस से मैं डायग्राम पर आता हूं, स्टार्टिंग वाले डायग्राम पर। ये डायग्राम बहुत हेल्प कर रहा है। जरा देखो ध्यान से, इधर था ऋणावेश, इधर था धनावेश। इधर विभव ज्यादा होता है, इधर विभव कम होता है। इधर धनावेश है तो इधर विभव ज्यादा होता है बेटा। कैथोड का विभव ज्यादा होता है एनोड के विभव से। तो विभवांतर, इसका विभव माइनस इसका विभव, तो दोनों के विभवांतरों का अंतर, इसका विभव और इसका विभव, दोनों के विभवों का अंतर, यही तो है विभवांतर, जो कि अपना विद्युत वाहक बल कहला रहा है। सुनिएगा भाई, इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो हो रहे हैं तो धारा इधर फ्लो हो रही है। विभवांतर क्या होता है? विभवों का अंतर। तापांतर, ताप का अंतर। जलांतर, जल के स्तर का अंतर। जल कहां से कहां गिरता है? ऊपर से नीचे की ओर। ताप किधर से किधर प्रवाहित होता है? उच्च ताप से निम्न ताप की ओर, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर। सेम उसी तरीके से अगर विभवांतर होगा तो किधर से किधर फ्लो होगा? अधिक उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। तो यहां पे जरा देखो ध्यान से, इलेक्ट्रिसिटी इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, इसका मतलब है इधर विभव ज्यादा है, इधर विभव कम है। तो अगर मुझे विभवांतर निकालना है तो क्या ज्यादा विभव वाले में से कम वाले के विभव को घटाना पड़ेगा? मतलब इधर दाएं सेल का विभव माइनस बाएं सेल का विभव करना पड़ेगा, क्योंकि उन्हीं का तो अंतर है विभवांतर। हाँ या ना? तो जरा देखो ध्यान से रसगुल्लो, यहां पर, हाँ इनको बाद में करेंगे, पहले अपन यहां पे आ गए। ई सेल, ई सेल क्या है बेटा? ई दाया, कि उस दाएं सेल का विभव माइनस बाएं सेल का विभव। हाँ या ना? तो ये है हमारे पास, आपके पास इस समीकरण से निकल जाएगा आपके पास सेल का विद्युत वाहक बल। ई सेल क्या है? ये सेल का विद्युत वाहक बल, सेल का विद्युत वाहक बल। अब हमें पता है कि हमारा जो सेल है उसमें दाईं ओर कैथोड लगा हुआ है, तो ई कैथोड माइनस ई एनोड हो जाएगा। ई कैथोड माइनस ई एनोड हो जाएगा। ई कैथोड माइनस ई एनोड हो जाएगा। ई कैथोड ई एनोड, ये क्या है? इलेक्ट्रोड के विभव, जहां ई कैथोड, कैथोड का इलेक्ट्रोड विभव, ये है कैथोड का इलेक्ट्रोड विभव बेटा। और ई एनोड, ये है एनोड का इलेक्ट्रोड विभव, एनोड का इलेक्ट्रोड विभव। ई सेल कैसे निकालेंगे हम? अधिक वाले में से कम वाले का माइनस कर देंगे। ठीक है, तो हमारे दाईं तरफ कौन था? राइट साइड पर कैथोड था और लेफ्ट साइड पर एनोड था। तो कैथोड का विभव माइनस एनोड का विभव करके हमने ये सोल्व कर लिया। तो ये हमारे पास आ गया। तो अब हमारे पास एक नया शब्द आया, इलेक्ट्रोड विभव। अब हमारे सामने एक नया शब्द आया, इलेक्ट्रोड विभव। तो अब इलेक्ट्रोड विभव समझ लेते हैं, फिर उसके बाद आगे की चीजों को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, मुश्किल से 5 मिनट है बेटा, तो फटाफट से उन 5 मिनट की बातों को अपन समझते हैं, बढ़िया से क्लियर करते हैं। हाँ जी, सोच के आता हूं, बहुत कुछ पढ़ाऊंगा। अब आगे, अब आगे, हाँ जी, इलेक्ट्रोड विभव। ये क्या होता है? तो जो पात्र था, मान लो बाल्टी है, बाल्टी में मैंने क्या कर रखी? जिंक की छड़ डुबो रखी है। बाल्टी एक, ठीक है ना, प्लास्टिक की बाल्टी है, उसमें मैंने जिंक की छड़ डुबो रखी है और उसमें मैंने जिंक सल्फेट का विलीन भर रखा है।
तो धातु की छड़ और विलयन में जो आयन है उनके मध्य विभव का अंतर, वही कहलाता है आपका इलेक्ट्रोड विभव। धातु की छड़ और आयनों के मध्य विभव का अंतर ही कहलाता है आपका इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, क्योंकि यहां पर भी विभव अलग अलग होगा ना कि भाई धातु की छड़ और विलयन है। ठीक है, ओके, तो यहां पर भी तो धारा प्रवाहित हो रही है ना आपस में, इनमें से भी तो धारा प्रवाहित होती है, तो यहां पर भी तो क्या है, अंतर है। तो यहां पर जरा देखो ध्यान से, इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, इलेक्ट्रोड छड़ का विभव, सिंपल सी बात, छड़ का विभव। और वो कैसे देखते हैं अपन कि यार उस धातु की छड़ और उस जलीय विलयन में आयन है उनके मध्य विभव का अंतर इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। हाँ जी, धातु की छड़ एवं विलयन में धातु आयनों के मध्य का विभव, ऐसे लिख दो, विभव इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। 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 इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसको बोला जाता है इंग्लिश में, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। जैसे कि देखो ध्यान से, इसके में चलो साथ के साथ प्रकार भी देख लेते हैं, लगे हाथ प्रकार देख लेते हैं। प्रकार, ये दो प्रकार का होता है बेटा, क्योंकि हमारे दो तरह के इलेक्ट्रोड होते हैं, ऑक्सीकरण विभव और एक अपचयन विभव। ऑक्सीकरण विभव और सेकंड होता है हमारा अपचयन विभव। ऑक्सीकरण विभव और अपचयन विभव। ऑक्सीकरण विभव जहां पर ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति होती है, जहां पर ऑक्सीकरण होता है, वह इलेक्ट्रोड जिस पर ऑक्सीकरण होता है, वह इलेक्ट्रोड जिस पर ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया संपन्न हो, अर्ध अभिक्रिया संपन्न हो, उसका विभव ऑक्सीकरण विभव कहलाता है। ऑक्सीकरण विभव कहलाता है। और अपचयन विभव, ठीक है, अपचयन अर्ध अभिक्रिया का, यहां पे ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया, इधर अपचयन अर्ध अभिक्रिया का विभव। अपचयन सिंपल सा लिख लेते हैं, अपचयन अर्ध अभिक्रिया का विभव। ये हो गया। एक होता है ऑक्सीकरण विभव, ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया का विभव, और अपचयन विभव, अपचयन अर्ध अभिक्रिया का विभव। अब जरा देखो ध्यान से, जिसका ऑक्सीकरण विभव ज्यादा आएगा अर्थात उसके उतने ही ज्यादा ऑक्सीकृत होने के चांस होंगे। जिसका अपचयन विभव ज्यादा आएगा उसके अपचयन होने के चांस उतने ज्यादा होंगे। समझ में आया? अगर किसी का ऑक्सीकरण विभव ज्यादा आ रहा है मतलब वो जल्दी ऑक्सीकृत होगा, किसी का अपचयन विभव ज्यादा आ रहा है तो उसका अपचयन विभव उसके जल्दी अपचयित होने के चांस होंगे। तो ये पॉइंट भी आप जरूर लिखेंगे। ये दोनों प्रकार लिख लिए बेटा, ये दोनों प्रकार लिख लिया आपने, ठीक है, ओके। अभी तो अपने पास टाइम है ना यार, अभी तो बाकी टाइम। हाँ जी, ओके। तो यहां पे अब जरा देखो ध्यान से,
अब यहां पे लिखिएगा ऑक्सीकरण विभव, ऑक्सीकरण विभव अधिक होने पर ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति अधिक होगी। जैसे कि मान लो 3 धातुएं बेटा ए बी सी, तीनों के ऑक्सीकरण विभव दे रखे हैं, जिसका ऑक्सीकरण विभव ज्यादा उसके ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति ज्यादा। अभी हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी देख लेंगे अगर टाइम मिला तो। हाँ जी, ऑक्सीकरण विभव अधिक होने पर ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति अधिक होगी। ठीक है, और अगर अपचयन विभव अधिक होगा, अपचयन विभव अधिक होने पर अपचयन होने की प्रवृत्ति अधिक होगी, प्रवृत्ति अधिक होगी। अब जैसे कि देखो ध्यान से इनको बताते कैसे हैं, किस तरीके से यहां पर अपन लिखें। जैसे कि मैंने मान लिया बेटा एक कंटेनर है, एक पात्र है, जैसे कि यहां पर इसमें भरा हुआ है जिंक सल्फेट, इसमें भरा हुआ है जिंक सल्फेट, और ये है मेरी इसके अंदर जिंक की छड़। तो हमें पता है कि यार जिंक धातु, अगर हम जिंक और कॉपर वाले डेनियल सेल की बात करें, ठीक है, तो जिंक धातु का ऑक्सीकरण होता है। तो ऑक्सीकरण किस तरीके से होता है कि जिंक धातु 2 इलेक्ट्रॉन त्यागती है और जिंक 2+ आयन में चली जाती है ठोस से एक्वस में। हाँ या ना? जिंक धातु जिंक 2+ आयन में चली जाती है। ओके, तो यहां पर जिंक से जिंक +2 आयन बनने के दौरान उत्पन्न विभव वही कहलाता है आपका ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीकरण विभव वही कहलाता है आपका ऑक्सीकरण विभव। और उसको लिखते कैसे ये ध्यान रखना भी बताऊंगा मैं। तो यहां पर जो क्या हो रहा है, ई विद्युत वाहक बल, ऑक्सीडेशन, क्योंकि ये ऑक्सीकरण ही तो हो रहा है, तो यही क्या कहलाएगा आपका ऑक्सीकरण विभव कहलाएगा, ऑक्सीकरण विभव कहलाएगा, ऑक्सीकरण विभव कहलाएगा बेटा। और इसको लिखेंगे कैसे कि यार ये विभव कब उत्पन्न हुआ, जब जिंक ठोस से जिंक 2+ आयन में गया। कब? जब इसके पैरों में लिखना बेटा, ई के पैरों में, जब जिंक किस में गया, जिंक 2+ आयन में गया। जिंक से जिंक 2+ आयन में गया, जब जिंक से जिंक 2+ आयन में गया। तो ये है जिंक का ऑक्सीकरण विभव, क्योंकि जिंक का ऑक्सीकरण हुआ है +2 में। क्या ये बात समझ में आई? अब सेम इसी तरीके से अगर हम कॉपर की ले लें, जरूरी नहीं है हर बार जिंक का ऑक्सीकरण ही हो या कॉपर का अपचयन ही हो, डिपेंड करता है आप उसके साथ में कौन सा ले रहे हैं इलेक्ट्रोड। अब जैसे कि सपोज करो, मान लो हमने कॉपर वाली छड़ ली थी पहले और कॉपर का ही यहां पर सॉल्यूशन ले लिया था, कॉपर सल्फेट का। हाँ जी, तो यहां पर हो क्या रहा था कि यार विलयन में से कॉपर +2 आयन निकल करके धातु की छड़ पर जाकर के जमा हो रहे थे, धनावेश बना रहे थे, और फिर वहां से इलेक्ट्रॉन आ रहा था, उदासीन हो रहे थे। तो वो अभिक्रिया कुछ इस तरीके से हो रही थी, कॉपर +2 आयन ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए और कॉपर ठोस में जाकर कन्वर्ट हो गया। तो इस प्रक्रम के दौरान जो उत्पन्न विभव है वही कहलाता है आपका, देखो ये क्या हुआ, अपचयन। ये क्या हुआ, एक अपचयन। तो इस दौरान उत्पन्न विभव ई अपचयन, जैसे कि ई रिडक्शन, इंग्लिश में लिख दूं तो मैं रिडक्शन, ई रिडक्शन। अपचयन को इंग्लिश में बोला जाता है बेटा रिडक्शन।
अपचयन को इंग्लिश में बोला जाता है रिडक्शन। तो ई रिडक्शन यही है आपका अपचयन विभव, अपचयन विभव। और इसको कैसे हम लिख सकते हैं, जैसे कि अगर हम लिखना चाहें तो ई कॉपर प्लस 2 आयन कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है, तो कॉपर 2 प्लस आयन जा रहा है कॉपर में, ऐसे। तो यहां पर इस तरीके से लिखेंगे, वहां उस तरीके से लिखेंगे, यहां इस तरीके से लिखेंगे, वहां उस तरीके से लिखेंगे। समझ में आया? जरूरी नहीं है जिंक का हर बार इसी तरीके से रिप्रेजेंटेशन किया जाए इलेक्ट्रोड का, और दूसरे इलेक्ट्रोड का हर बार उसी तरीके से रिप्रेजेंटेशन किया जाए, वो आपको पहचानना है। अभी जस्ट आप इतना लिख लें। अभी यहां पर मैं आपको 2 उदाहरण लिखवाता हूं, उनसे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, फिर हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन कर पाएंगे। हाँ जी, ये क्लियर हुआ बच्चों? अब यहां पे जरा देखिए ध्यान से, अब आगे की बात। जैसे कि मान लीजिए, जैसे कि उदाहरण देखते हैं, आप क्या समझते हो। जैसे कि मान लो यहां पर मैंने लिखा ई जिंक 2 प्लस जा रहा है जिंक में, ये क्या लिखा हुआ है, ये कन्वर्जन क्या है, बस आप इतना सा मेरे को इसको बता दो। हाँ जी, अब जरा देखो ध्यान से, जिंक प्लस 2 से किस में जा रहा है, जिंक में जा रहा है, अर्थात प्लस 2 से 0 में गया तो क्या हुआ, अपचयन हुआ, अर्थात ये क्या बता रहा है, ये अपचयन विभव को बता रहा है, अर्थात ये तो यार अपचयन विभव है, हाँ या ना। और अगर बेटा मैंने इसी को ऐसे लिख दिया, जिंक से जिंक 2 प्लस बना, तो अर्थात 0 से प्लस 2 में गया, अर्थात ऑक्सीकरण हुआ, तो यह इसका ऑक्सीकरण विभव होगा, ऑक्सीकरण विभव होगा, हाँ या ना। ठीक, सेम इसी तरीके से बेटा अगर मैंने लिखा कहीं पर कॉपर प्लस 2 से गया कॉपर में, तो ये क्या हुआ, प्लस 2 से 0 में, तो ये अपचयन हुआ, तो ये अपचयन विभव हुआ। आपको ये पढ़ना आना चाहिए। और अगर कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है कॉपर किस में जा रहा है, कॉपर 2 प्लस में जा रहा है, तो ये क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है 0 से प्लस 2 में, तो ये ऑक्सीकरण विभव हुआ। क्योंकि कई बार पढ़ना भी नहीं आता है, हमें भूल जाते हैं जल्दीबाजी में। कहीं लिखा हुआ है Fe प्लस 2 से Fe प्लस 3 में गया, तो ये क्या हुआ, ये बता दो लास्ट वाला। इसके बाद केमिकल काइनेटिक्स पढ़ेंगे बेटा, ये लास्ट वाला बता दो। एक मिनट पहले इसको लिख लो, इसको लिख लो, इसको लिख लो, इसको लिख लो। हाँ विनीत, डन 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 डन, दिमाग में वही चल रहा था, वो लिख दिया मैंने, EMF। हाँ जी, ये क्या है, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण विभव, ऑक्सीकरण विभव, ऑक्सीकरण विभव, ऑक्सीकरण विभव। हाँ जी, अरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, रुक जाओ, ये हो गया। हाँ जी, डन 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 डन। बेटा ये यहां पे यार ये चेंज कर लेना, हाँ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कर लेना बेटा। करेंगे या फिर उसको भी करेंगे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। हाँ जी, मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है, अभी उसी पे आ रहे हैं, अगला टॉपिक वही है, अगला टॉपिक वही है। हाँ जी भाई, इतनी बात हो गई बेटा, इतनी बात हो गई। अब जरा देखो ध्यान से, हमने ये समझ लिया इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, वो समझ में आ गया। 2 प्रकार का होता है, ऑक्सीकरण विभव, अपचयन विभव। जिसका ऑक्सीकरण विभव ज्यादा होगा उसके ऑक्सीकृत होने के चांस ज्यादा होंगे, जिसका अपचयन विभव ज्यादा होगा उसके अपचयन होने के चांस ज्यादा होंगे। ठीक है, अब यहीं पर मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल,
स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक परिस्थितियों पर इलेक्ट्रोड विभव, मानक परिस्थितियों पर इलेक्ट्रोड विभव। अब मानक परिस्थितियां क्या होती है वो भी हम देखेंगे। मानक परिस्थितियों पर, मानक परिस्थितियों पर उत्पन्न इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड विभव मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। अभी बताऊंगा मैं मानक परिस्थितियां, मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। ठीक है, या तो आज क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे तो कल करेंगे, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन तो करेंगे। ठीक है, जैसे कि देखो बेटा यहां पर, अच्छा ये मानक परिस्थितियां क्या होती है? जिस तरीके से याद है तुम्हें, जब हम मोल कॉन्सेप्ट वाला चैप्टर पढ़ रहे थे तो हमने एसटीपी एनटीपी कंडीशन पढ़ी थी, सेम उसी तरीके से यहां पर भी कुछ मानक परिस्थितियां ली जाती है। जैसे कि अगर यहां पर इलेक्ट्रोड विभव देख रहे हो, मानक इलेक्ट्रोड विभव, तो मानक इलेक्ट्रोड विभव का मतलब है कि यार सांद्रताएं दोनों की 1-1 मोलर हो। ठीक है, यहां पर मानक परिस्थितियों का मतलब कि सांद्रताएं यहां पर कितनी हो? सांद्रता 1 मोलर हो, पहला पॉइंट। ठीक है, दाब 1 एटीएम हो, और सी ताप रूम टेम्परेचर 298 केल्विन हो या 25 डिग्री सेल्सियस। यह है मानक परिस्थितियां। तो मानक परिस्थितियों पर विभव वो क्या कहलाएगा? मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाएगा। इसमें बस ऊपर 0 भी लगा देते हैं, अभी देखते हैं, अभी सारी बातें बताता हूं। हाँ जी, क्लियर हो गया? जैसे कि उदाहरण, जैसे कि बेटा उदाहरण ई नोट, इसके नोट लगाते हैं। जो भी मानक स्थितियां होती है ना उनके नोट लगाते हैं, नोट। जैसे कि देखो ध्यान से, आपके भी लगता होगा नोट। जैसे कि आपने सुना होगा गिब्स मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन, गिब्स मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन होता है डेल्टा जी, गिब्स मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन। लेकिन मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन तो डेल्टा जी नोट लगाते हैं। एंट्रोपी परिवर्तन डेल्टा एस होता है, मानक एंट्रोपी में परिवर्तन डेल्टा एस नोट हो जाता है। एंथैल्पी परिवर्तन डेल्टा एच, मानक एंथैल्पी परिवर्तन डेल्टा एच नोट। हाँ या ना? तो सेम उसी तरीके से यहां पर भी जो विद्युत वाहक बल होता है, अगर वो मानक हो तो उसमें नोट लगा देंगे। जैसे कि देखो ध्यान से, इनके कुछ फिक्स मान होते हैं, वो मान हमको याद नहीं रखने, बस मैं एक उदाहरण के तौर पर आपको बता रहा हूं। जैसे कि ई नोट जिंक से जिंक 2+ में गया, तो जब जिंक 2+ में जाता है बेटा, तो वहां पर जो विद्युत वाहक बल आता है, वो उत्पन्न विभव होता है, वो होता है 0.76। ठीक है, ये विभव है, वोल्ट, इतना उत्पन्न होता है। तो ई नोट मानक विभव क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। तो मानक ऑक्सीकरण विभव ये है मानक ऑक्सीकरण विभव। और अगर आपको इसी धातु के लिए इसका मानक अपचयन विभव लिखना हो तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर मुझे इसी के लिए जिंक Zn+2 से जिंक में जाना है तो ये क्या लिख दिया मैंने? अपचयन लिख दिया। तो बस चिन्ह बदल दो, प्लस की जगह माइनस कर दो, वोल्ट। ये कहलाएगा मानक अपचयन विभव। हाँ जी बच्चों, एक बार ये बात समझ लो, ठीक है? ये मान आपको याद नहीं रखना है, ठीक है? ओके, ये दिए जाते हैं क्वेश्चन में, बस वो मुझे याद थे तो मैंने लिखवा दिया, आपको भी कुछ याद होंगे।
हाँ, तो जरा देखो जिन्होंने पढ़ा हुआ है, तो यहां पर मानक इलेक्ट्रोड विभव समझ में आ गया कि मानक परिस्थितियां मतलब 1 मोलर सांद्रता हो, 1 एटीएम प्रेशर हो, रूम टेम्परेचर हो 298 केल्विन, तो ये होती मानक परिस्थितियां। तो इन दौरान पर जो ई नोट आएगा वो मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाएगा। यस और नो? यस यस यस। क्या ये बात समझ में आ गई? तो यहां पे हमने ये समझ लिया कि यार किसी धातु विशेष के लिए इलेक्ट्रोड विभव और अपचयन विभव समान ही होते हैं, बस चिन्ह में विपरीत होते हैं। अगर आपको इलेक्ट्रोड विभव दे रखा है, अपचयन विभव दे रखा है, उसका ऑक्सीकरण विभव लिखना है तो चिन्ह बदल दो, बस प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस कर दो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो एक नोट लगा के लिख लो। नोट, किसी धातु विशेष के लिए, किसी धातु विशेष के लिए अपचयन विभव एवं ऑक्सीकरण विभव समान होते हैं, सिर्फ चिन्ह में अंतर होता है। समझ में आया बेटा? सिर्फ चिन्ह में अंतर होता है। जैसे कि मान लीजिए मैंने लिखा ई नोट, कोई एक अज्ञात धातु है, कोई अज्ञात धातु एम कोई भी हो सकती है, पता नहीं अपने को, ठीक है। इस पर प्लस एन आवेश, कुछ आवेश है, इस आवेश से ये 0 में चली गई तो चली गई ठोस अवस्था में, तो प्लस 0 में चली गई, हाँ या ना? तो यार ये तो क्या हो गया, इसका इस पर कुछ आवेश था, खत्म हो गया तो अपचयन हो गया, तो ये तो मानक अपचयन विभव हो गया। तो ये किसके बराबर होगी? इसी के ऑक्सीकरण विभव के बराबर होगी। क्या मेरी बात समझ में? बस चिन्ह का फर्क पड़ जाएगा। समझ में आया? ये वाली चीज क्या है? मानक अपचयन विभव, और ये क्या है? मानक ऑक्सीकरण विभव। क्या मेरी बात समझ में आ रही बेटा? बस मुश्किल से 3 मिनट और, जिसमें काम खत्म है अपना, ठीक है। ये हो गया क्लियर? ये क्लियर हो गया बेटा? तो जरा देखो ध्यान से, आप इन चीजों को समझ सकते हो, बढ़िया से अच्छे से क्लियर कर सकते हो, सारी बातें समझ सकते हो। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अपन अगले टेबल में लिख लेंगे, अगली क्लास में लिख लेंगे, लेकिन ये जानना बहुत जरूरी था आपके लिए। ये क्लियर हो गया? तो जरा देखो ध्यान से अब। हाँ जी, तो हमने ये पढ़ा था कि यार ई सेल क्या होता है? ई सेल होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड। क्या ये होता है बच्चों? ई सेल बराबर ये होता है समीकरण नंबर 1। मानक परिस्थितियों पर क्या कर देंगे? सबके ऊपर नोट लगा देंगे। ई नोट सेल बराबर में ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड, हाँ या ना? ये हो गई हमारे पास समीकरण नंबर 2। ये मानक परिस्थितियों में। अब सर मानक परिस्थितियों में तो हम लिख भी देंगे, लेकिन हम यहां पे ई नोट कैथोड का मान किस में रखेंगे? अपचयन विभव में कि ऑक्सीकरण विभव में? सामान्यतः मतलब आजकल मानक इलेक्ट्रोड विभव मानक अपचयन विभव माना जाता है। कौन परेशान कर रहा है? हाँ जी, जरा देखो ध्यान से, इतनी बात हो गई।
तो यहां पे एक लिख लीजिएगा, सामान्यतः मानक इलेक्ट्रोड विभव को मानक अपचयन विभव माना जाता है। ठीक है, तो आप यहां पे दोनों ये इनोट कैथोड अपचेन वाला लिखें और ये भी अपचेन वाला लिखें। ये अपचेन वाला लिखें, ये भी अपचेन वाला लिखें। तो इसमें से इसको माइनस कर दें, इसमें से इसको माइनस कर दें, इसमें से इसको माइनस कर दें, तो काम बन जाएगा। ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। अब जरा देखो ध्यान से, मैं यहां पर यार इनके ना मानक अपचयन विभव और मानक ऑक्सीकरण विभव को इंग्लिश में क्या बोलते हैं वो भी मैं लिखवा देता हूं, क्योंकि अपन बार बार उन्हीं को यूज करेंगे। ठीक है, ये इतनी बात अपनी क्लियर हो गई। हाँ जी, तो जरा देखो ध्यान से, मानक अपचयन विभव, मानक अपचयन विभव, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बेटा स्टैंडर्ड रिडक्शन, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो शॉर्ट नेम क्या बन जाएगा, SRP, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, SRP। ठीक है, और एक हो जाएगा आपके पास मानक ऑक्सीकरण विभव। इसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में, ऑक्सीकरण विभव। इसको क्या बोल देंगे इंग्लिश में, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। फिर बाकी कल करेंगे। ओके, कुछ चीजें करवानी थी यार, SOP। अब बाकी अगली क्लास में कर लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वरना फिर तुम्हें टाइम नहीं मिल पाएगा। हाँ जी, कमेंट आ रहा है बेटा, कमेंट आ रहा है। हाँ, ऑक्सीकरणों को उपचयन भी बोलते हैं। ठीक है सर, 2Ag सॉलिड होगा तीसरे में, कहां पे बेटा? ओके, हाँ जी, मैं बोल दूंगा पालीवाल सर को कि वो 5:50 पे स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, 5:50 पे स्टार्ट कर लेंगे। हाँ जी, अब जरा देखो ध्यान से, कौन बोल रहा है 2Ag होएगा, कहां पे होएगा 2Ag? अच्छा, यहां पे 2Ag आएगा। हाँ बिल्कुल भाई, बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। हाँ जी, ठीक है बेटा, ठीक है। अरे अब्दुल्ला बहालिम बेटा, मैंने वैसे तो बहुत सारे ना एक साथ डाउट सोल्व करवा दिए थे ना आपको, अलग अलग क्लासेस ले करके, तो उनको भी कर लेंगे जैसे टाइम मिलेगा बेटा। पहले अपन ये चैप्टर खत्म कर लेते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि आप ना कर सको उन क्वेश्चंस को, लेकिन फिर भी मैं करवा दूंगा उनको, टेंशन मत ले। ठीक है, तो बार बार स्पैमिंग ना करा करो। ओके, हाँ जी, तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी बेटा। ओके, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।